चार्ज पार्टिकल को कंबाइन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में, तो वेलोसिटी क्या था इनिशियल चार्ज पार्टिकल का? 0 था, t इक्वल टू 0, एक्स डायरेक्शन में 0 और वाई डायरेक्शन में 0, जेड डायरेक्शन में 0, ऐसे वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर दिया है? एक्स एक्सिस की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किधर दिया है? वाई एक्सिस की तरफ। तो मोशन कैसा होगा चार्ज पार्टिकल का? एक्स जेड प्लेन में। तो थोड़ा टाइम बीतेगा तो वेलोसिटी इसका बढ़ जाएगा इधर। जैसे ही वेलोसिटी बढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर लग रहा है, ऊपर खींचने लगेगा। ये सर्किल में घुमाना चाहेगा लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स खींच रहा है, ये इस तरह का पाथ हो जाएगा, बार बार खींचा जा जाएगा, सर्किल बनने नहीं देगा। इस मोशन को साइक्लोइडल मोशन बोलते हैं। साइकिल का चक्का जब चलता है रोलिंग मोशन में, भागता भी है और चलता भी है। कॉकरोच चिपका दिए तो इस तरह का मोशन होगा कॉकरोच। ये साइक्लोइडल मोशन होता है। कैसा मोशन? साइक्लोइडल। इसी को उल्टा करके यहाँ बनाएंगे तो यही साइक्लोइडल मोशन, साइक्लोइडल मोशन। तो इसमें हम लोग को पोजीशन निकालना, किसी टाइम पे एक्स क्या होगा, वाई क्या होगा, जेड क्या होगा निकालना। ये सारा मोशन तो बस यही एक्स जेड प्लेन में हो रहा है, अंदर तो खींच नहीं रहा है कोई फोर्स, इसलिए जेड वाई कुछ भी नहीं होगा। अंदर मतलब वाई माना है, अंदर मतलब क्रॉस भी बोलते हैं, वाई मतलब क्रॉस है, अंदर की तरफ बोर्ड के अंदर। तो उधर की तरफ नहीं होगा कुछ डिस्प्लेसमेंट, तो वाई 0 होगा। तो पाथ एक्स जेड प्लेन में है, इसलिए यहाँ से वाई बराबर 0 हो जाएगा, ये पता चल जाएगा। तो हम लोग इसमें जब देखें क्या होगा, तो टी टाइम के बाद क्या होगा कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों लग रहा है। एट टाइम टी नेट फोर्स को लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। नेट फोर्स इक्वल टू लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज साइंटिस्ट का नाम है। इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स दोनों मिला के बोले तो नेट फोर्स को मास ऑफ चार्ज पार्टिकल एम है अगर, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल ए बोले, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा क्यू ई, अब मैग्नेटिक फोर्स का हो जाएगा क्यू वी क्रॉस बी। तो वी एक्स डायरेक्शन में होगा और जेड डायरेक्शन में होगा, अंदर तो जा नहीं रहा है, तो वी एक्स आई कैप प्लस वी जेड जे कैप होगा, वी जेड के कैप। ये वी हो गया, क्रॉस बी करना होगा, तो बी हम लोग को दिया हुआ है जे कैप की तरफ ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ था हम लोग को आई कैप की तरफ, ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। तो यही हो जाएगा नेट फोर्स। तो नेट एक्सेलरेशन निकालना है आपको, तो क्यू ई बाय एम हो गया, क्यू ई बाय एम इंटू आई कैप, एक्स आई कैप हुआ। और इसको क्रॉस पहले कर लेंगे तब एम से डिवाइड कर देते हैं, क्रॉस भी कर लेते हैं। तो आई क्रॉस जे को क्या बोलते हैं हम लोग? इधर आई कैप है, इधर जे कैप है, इधर के कैप है। इस तरह से घूमते हैं, पड़ोसी का पड़ोसी से मल्टीप्लाई करते हैं, पड़ोसी पैदा होता है। तो आई क्रॉस जे हो जाएगा के, ये हो जाएगा वी एक्स इंटू बी के कैप, और के क्रॉस जे हो जाएगा, के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई कैप हो जाएगा, उल्टा करेंगे इस तरह से, प्लस उल्टा करेंगे तो माइनस, के क्रॉस जे हो जाएगा माइनस आई कैप, ये हो जाएगा माइनस वी जेड इंटू बी इंटू माइनस वी जेड इंटू बी इंटू आई कैप। इस तरह का पाथ हो जाएगा, तो साइक्लोइडल मोशन हो जाएगा। कैसा मोशन हो जाएगा? साइक्लोइडल मोशन। कंबाइन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन साइक्लोइडल कब होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है और इनिशियल वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल का 0 है, तो ये साइक्लोइडल पाथ हो गया और एक्स जेड प्लेन में मूव करेगा, इसलिए वाई की तरफ कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, वाई की तरफ कोई फोर्स नहीं। यहाँ एक्सेलरेशन देखिए, फोर्स देखिए, खाली आई और के की तरफ है, तो इसका मतलब ये क्रॉस किए तो यही आया एक्सेलरेशन, के और आई के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है खाली। तो आई को एक जगह कर लेते हैं, के को एक जगह कर लेते हैं। यहां तक नोट कर लिए आप? इसको कंबाइन करके एक्सेलरेशन नेट निकालते हैं, इसको लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों का मिक्सचर है, तो दिस इज लॉरेंज फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, इसको लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। नोट कर लिया है? अब इसमें एक्सेलरेशन तो मालूम हो जाएगा तुमको, उससे वेलोसिटी निकालेगा, फिर उसे पोजीशन निकालना होगा। तो कैसे वेलोसिटी और पोजीशन निकालेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में कंबाइंड मोशन है चार्ज पार्टिकल, तो कैसा पाथ हो रहा है चार्ज पार्टिकल का? साइक्लोइडल। उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? यही होगा,
तो हम लोग क्या किए, टी टाइम में मान लिए कि भाई वेलोसिटी इसका यहाँ पे होगा ना ऐसे v, तो दो कंपोनेंट होगा vx और vz, इसलिए वेलोसिटी को हम लोग vx आई कैप प्लस vz के कैप लिखे, क्यू v क्रॉस b वाला। अब b जे कैप की तरफ है, क्रॉस कर दिए, तो नेट एक्सीलरेशन आ गया हमारा, इस दोनों को मिक्स करोगे तो आई कैप इधर भी है इधर भी है, तो क्यू ई बाई एम कॉमन हो जाएगा और अंदर में बचेगा क्यू बाई एम कॉमन हो जाएगा, ई आई कैप बचा। अब माइनस ये वाला वी जेड इंटू बी बचा, क्यू बाई एम कॉमन था, वी जेड इंटू बी बचे, ये आई कैप की तरफ का एक्सेलरेशन हो गया चार्ज पार्टिकल, और के कैप वाला ये है क्यू बाई एम इंटू वी एक्स इंटू बी आर, ये के कैप की तरफ का एक्सेलरेशन। ये नेट एक्सेलरेशन जो है कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन एक्सेलरेशन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन। जब चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मूव कराए तो नेट एक्सेलरेशन ऐसा आ गया। अब यहां से तुम काइनेमेटिक्स लगा के वेलोसिटी और पोजीशन निकालेगा, यहां से काइनेमेटिक्स लगा के वेलोसिटी पोजीशन लगाएगा, इसको तोड़ेगा अलग अलग। आई कैप मतलब एक्स वाला एक्सेलरेशन है क्यू बाई एम ई माइनस वी जेड इंटू बी, और यहाँ पे जो है हमारा ये के कैप लगा हुआ है मतलब जेड वाला एक्सेलरेशन है क्यू बाई एम वी एक्स इंटू बी, ऐसा है। अब देखो जेड के साथ एक्स है और एक्स के साथ जेड है, अगर जेड के साथ जेड रहता है तो इसको डीवी जेड बाई डी टी लिख देते है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है एक्स जेड के साथ एक्स छुपा हुआ है, तो एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं डीवी एक्स बाई डी टी ऐसे, इक्वल टू क्यू बाई एम ई माइनस बी जेड इंटू बी, ऐसा लिख सकते हैं। और इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको लिखेंगे हम लोग, इसको हम लोग लिखेंगे या इसी को डिफरेंशिएट कर दीजिए, एक ही बात है किसी को भी। ये हो गया डीवी जेड बाई डी टी बराबर क्यू बी बाई एम इंटू बी एक्स, ऐसा। तो चाहे इसको डिफरेंशिएट करके आप लिख दीजिए, चाहे इसको डिफरेंशिएट करके इसमें डाल दीजिए। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डीवी एक्स बाई डी टी बन जाएगा, और यहाँ पे रख सकते हैं हम लोग, या इसी को डिफरेंशिएट कर देते हैं एक बार और, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to time, with respect to time, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा डी टू वी एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एम, ई कॉन्स्टेंट था उसका डिफरेंशिएशन 0, बी बाहर डीवी जेड बाई डी टी, ऐसा हो गया। इसको सॉल्व कर देंगे तो माइनस क्यू बी बाई एम इंटू डीवी जेड बाई डी टी। अब इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोले थे, इसको 2 बोले थे, इसको 3 बोल देते हैं और इसको 4 बोल देते हैं। तो 4 वाले को इसमें लाके पुट कर देते हैं, पुट 4 इन 3, यहां से तब क्या करते हैं पुट 4 इन इक्वेशन 3, तो ये इक्वेशन बन जाएगा डी टू वी एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस क्यू बी बाई एम इंटू क्यू बी बाई एम इंटू वी एक्स, ये वाला वैल्यू ये वाला जो था यहाँ वो लाके डाल दिए। अब ये बन जाएगा डी टू वी एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वी एक्स इक्वल टू 0, क्यू बी बाई एम का होल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो गया, तो वेयर ओमेगा इक्वल टू क्यू बी बाई एम, कुछ नाम दे दिया उसको, क्यू बाई एम कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को बोलते हैं कांस्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इस इक्वेशन को हम लोग जानते हैं एसएचएम का इक्वेशन 11th क्लास के कंसेप्ट से, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम, इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ये एसएचएम का इक्वेशन है। अब यहाँ इसका सॉल्यूशन हम लोग जानते हैं, जैसे डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर ये एक्सेलरेशन कहलाता था, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0 होता था, इसका सॉल्यूशन क्या बोलते थे, ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई,
इसको बोलते थे सॉल्यूशन है इसका। इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो ये एसएचएम का इक्वेशन होता है, और उसका इक्वेशन एसएचएम का ऐसा मानते हैं हम लोग, एक्स की जगह यहाँ वी लिखा हुआ है खाली, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो इक्वेशन इसका लिखेंगे इट्स वन सॉल्यूशन। इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है इज वी एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब अपने मर्जी से ए और फाइव डाले हैं, ए और फाइव निकालना पड़ेगा हमको, ए और फाइव निकालना पड़ेगा। तो वी एक्स का वैल्यू निकल गया तुम्हारा, ए और फाइव निकाल लेंगे इनिशियल कंडीशन लगा के, ए और फाइव निकाल लेंगे इनिशियल कंडीशन निकाल के, तो समझो कि वी एक्स निकल गया। अब जब वी एक्स निकल गया तो ये वी एक्स यहाँ पे डाल देंगे टी के टर्म में, तब तुम्हारा जो है एक्सलेशन आ जाएगा जेड वाला टी के टर्म में। तब इसको डी जेड बाई डी टी लिख दे के और टी को एक तरफ करेंगे और वी जेड निकल जाएगा, तो तुम्हारा काम हो जाएगा, वी जेड निकल जाएगा। जैसे ही वी जेड निकल गया इसमें डाल देंगे तो एक्स भी निकल जाएगा टी के टर्म में, तो एक्सलेशन टी के टर्म में आ जाएगा पहले। अब एक्सलेशन टी के टर्म में आ गया तो डीवी एक्स बाई डी टी, ये तो वेलोसिटी निकला हुआ है ही, अब वी जेड भी निकल ही गया तुम्हारा। अब वी एक्स को लिख देंगे डी एक्स बाई डी टी, इंटीग्रेट कर देंगे तो एक्स निकल जाएगा। अब वी जेड निकल जाएगा तो उसको लिख देंगे डी जेड बाई डी टी, इंटीग्रेट कर देंगे तो जेड निकल जाएगा। मतलब काम होने वाला रास्ता दिखने लगा। सबसे पहले ये निकाले। अब इसमें ए और फाइव का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इनिशियल कंडीशन लगा, तो पहले यहाँ तक नोट कर लिया तुम, तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वेलोसिटी तक पहुंचे एक्सेलरेशन से, दोनों को मिक्स किए तब जाके ये मिला है वेलोसिटी एक्स के टर्म, टाइम के टर्म में, वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन का टाइम के टर्म में मिला है। अब वेलोसिटी से फिर पोजीशन हम लोग निकाल लेते हैं, जैसे 11th में करते थे डी एक्स बाई डी टी, इसको लिख देंगे डी टी उधर भेज के इंटीग्रेट कर देंगे तो एक्स निकल आएगा। तो वही एक्स और जेड निकालना है हम लोग। वाई तो जीरो ही होगा, अंदर तो जा नहीं रहा चार्ज पार्टिकल। अब सॉल्व होने वाला सिचुएशन में आ चुका है। यहाँ तक नोट कर लिया तो ओके लिखो, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह के इक्वेशन को कैसे सॉल्व किए उसको ध्यान में रखना है। अब हम लोग जो है इस इक्वेशन को रहने देते हैं और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा वी एक्स आ गया, हमारा वी एक्स आ गया ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ए और फाइव कैसे निकालेंगे, ए एंड फाइव आर कैलकुलेटेड फ्रॉम इनिशियल कंडीशन। जब शुरुआत किए थे हम लोग तो क्या माने थे, शुरुआत किए थे तो हम लोग माने थे चार्ज पार्टिकल क्यू है, मास एम है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, और वेलोसिटी नहीं था, कुछ रेस्ट में था, यू एक्स जीरो था, यू वाई जीरो था, यू जेड जीरो था, ऐसा था, वेलोसिटी रेस्ट में था, ये ना माने थे। तो चार्ज पार्टिकल का एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी टी इक्वल टू जीरो पे जीरो है, तो वही कंडीशन इसमें यूज करते हैं एट टी को। और एक्सेलरेशन कितना है, शुरू में तो वेलोसिटी है नहीं, एट टी इक्वल टू जीरो पे हमारा जो है जेड, ये वाला कौन सा डायरेक्शन है, वाई, तो वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, जो भी एक्सेलरेशन है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में शुरुआत में, और जेड डायरेक्शन में भी कोई एक्सेलरेशन नहीं। तो टी इक्वल टू जीरो पे एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था हमारा क्यू ई बाई एफ, ये भी कंडीशन हो गया इनिशियल। और क्या है, टी इक्वल टू जीरो पे एक्स डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी नहीं है, ये भी हो गया इनिशियल कंडीशन। इसी दोनों को इसमें लगाना है, तो पहले हम ये वाला लगा देते हैं, टी जीरो डाल देंगे तो वी एक्स जीरो कर देंगे, तो वी एक्स जीरो कर रहे हैं और टी जीरो डाल रहे हैं, तो फाइव निकल के आ जाएगा हमारा, ये जीरो में चला गया तो साइन फाइव इक्वल टू आ गया जीरो, इसका मतलब फाइव इक्वल टू जीरो आ गया। ये पता चल गया कि फाइव जीरो हो जाएगा, ये कंडीशन लगाए हम लोग। टी इक्वल टू जीरो पे एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं था, इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, चार्ज रेस्ट में था, ये लगाए तो पता चल गया फाइव जीरो है, इक्वेशन बदल गया ए साइन ओमेगा टी में। अब हम लोग को ये पता है कि एक्सेलरेशन जीरो टाइम पे खाली इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं,
dx बाय डी vx बाय dt को एक्सलेशन बोलते हैं एक्स डायरेक्शन, इसी को बोलते हैं एक्सलेशन इन एक्स डायरेक्शन। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, ऐसा आ गया। अब ये वाला कंडीशन इसमें लगा देते हैं। ये कहता है t इक्वल टू 0 पे ax का वैल्यू q बाय m है, ax का वैल्यू q बाय m डाल दिए और t इक्वल टू 0 डाल देंगे, cos 0 1 हो जाएगा, cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा, तो ओमेगा a हो गया q बाय m। अब ओमेगा किसको माने थे हम लोग, ओमेगा qb बाय m को ओमेगा माने थे, ओमेगा को हम लोग qb बाय m माने थे, वो डाल देते हैं यहाँ पे, a निकल जाएगा, a का वैल्यू आ गया qe बाय m डिवाइडेड बाय ओमेगा, ओमेगा हो गया qb बाय m, इस तरह से mm कट जाएगा, bb qq कट जाएगा, e बाय b बच जाएगा। ये वेलोसिटी का डायमेंशन हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी ऐसा ही होता है, E0 बाय B0। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी यही होता है, E0 बाय B0। तो ये वैल्यू चलाया a का e बाई बी, क्योंकि देखिए साइन का कोई डायमेंशन होता नहीं है, तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन है a का वही डायमेंशन होगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कॉम्बिनेशन का मोशन पढ़ रहे हैं, तो एक्चुअली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ रहे हैं। a का वैल्यू हो गया e बाई बी, तो E0 बाई B0 को बोलते थे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है E और B है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो दोनों के एम्पलीट्यूड के रेशियो को वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं। तो Vx का इक्वेशन आ गया हमारा E बाई बी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई, साइन ओमेगा टी प्लस पाई, ये हो गया फाइनल इक्वेशन। तो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में निकल गया, जब वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में निकल गया यहाँ पे डाल देंगे तो जेड डायरेक्शन का वेलोसिटी मिल जाएगा, तो पुट इनटू, अब एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी निकल गया, इधर लिख लेते हैं, तो Vx इक्वल टू आ गया E बाई बी साइन ओमेगा टी प्लस पाई, तो 0 हो गया, पाई 0 हो गया, साइन ओमेगा टी खाली आ गया, E बाई बी साइन ओमेगा टी, ये वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन का मालूम हो गया। अब आगे हम लोग को जेड वाला वेलोसिटी निकालना है, इसको पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 4, यही वाला इक्वेशन, यहाँ तक नोट करके ओके लिखिए। वेलोसिटी निकल गया हम लोग का एक्स डायरेक्शन का, वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन का निकल चुका है, एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी निकल चुका है, जल्दी उसको कीजिए। इसमें भी डाल सकते हैं वो Vx को, उसको डिफरेंशिएट करके इसमें डाल दीजिए। एक्स डायरेक्शन का एक्सलेशन आपको मालूम था क्यूबी बाय एम, ये टी टाइम का, ये 0 टाइम का था, ये टी टाइम का यहाँ से आ जाए, तो यहाँ भी डाल सकते हैं, विजेट निकाल सकते हैं, या यहाँ से इंटीग्रेट करके निकाल लें। ये पोर्शन नीचे वाला हो गया नोट, Vx निकल गया, ऊपर लिख दिए। अब Vx जब निकल गया तो हम लोगों को विजेट निकल जाएगा, इसको 4 में पुट किए तो फ्रॉम 4 देखिए dvz बाय dt इक्वल टू qb बाय m इंटू e बाई बी, उधर था साइन ओमेगा टी, Vx का वैल्यू डाल दिया, ये bb गायब हो जाएगा, ये बचेगा इनिशियल एक्सलेशन q बाय m था साइन ओमेगा टी, ये dvz बाय dt हो गया। अब dt को उधर भेज देते हैं, तो qe बाय m साइन ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो t इक्वल टू 0 पे तो वेलोसिटी नहीं था z में, t टाइम में वेलोसिटी vz बोले हैं, ये हो गया vz इक्वल टू qe बाय m साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा 0 से t, तो ये आ गया qe बाय ओमेगा m, और माइनस हटाएंगे तो लिमिट उल्टा हो जाता है, 0 ऊपर t नीचे, तो 0 डाल देंगे तो cos 0 1 हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। तो चलिए ये भी ओमेगा का वैल्यू qb बाय m डाल देंगे यहाँ, तो ये बच जाएगा, ओमेगा का वैल्यू qb बाय m डाल देंगे तो mm कट जाएगा, qq भी कट जाएगा, तो ये बच जाएगा, ये फाइनली बच गया, vz भी निकल गया हम लोग, फाइनली vz निकल गया हम लोग का। तो vz कितना आ गया यहाँ लिख देते हैं, vz आ गया e बाई बी इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा, e बाई बी इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा,
इस तरह से वेलोसिटी जेड डायरेक्शन का मिल गया। दिस इज द वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन, दिस इज द वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन, दिस इज द वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन। अब देखिए वेलोसिटी एक्सेलरेशन, पहले वी चाहते हैं एक्सेलरेशन, तो अब ये वी जेड यहाँ डाल दिए, एक्सेलरेशन मालूम हो जाए, और वी एक्स डाल दीजिए यहाँ, एक्सेलरेशन भी मालूम हो जाए टी के साथ। तो हम लोग वेलोसिटी दोनों डायरेक्शन का निकाल दिए। अब पोजीशन निकालना जेड और एक्स। अब सिंपल है, इसको डी 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 जेड बाई डी टी लिख देंगे, डी जेड निकल जाए, इंटीग्रेट कर देंगे तो जेड निकल जाए। तो साइक्लोइडल मोशन है और ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन के लिए है। तो अब इसको जो है डीबी डी जेड बाई डी टी लिख देते हैं वी को, और बराबर ई बाई बी 1 माइनस कॉस ओमेगा टी हो गया। अब जेड डी जेड का इंटीग्रेशन इधर कर देंगे, ई बाई बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी उधर चला गया, और 0 से टी टाइम तक इंटीग्रेट कर देंगे तो 0 से जेड दूरी जाएगा ये, तो इससे हम लोग को जेड निकल जाए। तो ये हो गया ई बाई बी, और ये डी टी का इंटीग्रेशन टी, कॉस का इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी बाई ओमेगा, लिमिट डाल देंगे 0 से टी, तो यही बचेगा, 0 डालने पे 0 हो जाए। तो जेड निकल गया हम लोग का, पोजिशन एट टाइम टी निकल गया, साइन ओमेगा टी बाई ओमेगा, दिस इज द पोजिशन एट टाइम टी। जेड वाला निकल गया दूरी, तो जेड वाला ये वाला इक्वेशन यहाँ पे लिखते जाते हैं। जेड वाला ये निकल गया ई बाई बी, और ये ओमेगा भी था यहाँ, ओमेगा को आप कॉमन ले सकते हैं, ओमेगा को कॉमन लेके इधर ला सकते हैं, ओमेगा टी माइनस लिख सकते हैं। तो ओमेगा कॉमन ले गया तो नीचे आ जाएगा, ओमेगा को क्यूबी बाई एम बोलते हैं, एम ऊपर चला जाएगा, या ऐसा ही रहने दीजिए, ऐसा ही रहने दीजिए, ई बाई बी टी माइनस साइन ओमेगा टी बाई ओमेगा, ये जेड आ गया। ये ई बाई बी वेलोसिटी था इनटू टाइम मीटर आ जाएगा। अब एक्स वाला वैल्यू आपको निकालना है, ये सारा चीज जो निकल गया इधर लिखते जा रहे हैं। अब एक्स वाला वैल्यू निकालना है तो बी एक्स वाला लेके चलेंगे, बी एक्स था ई बाई बी साइन ओमेगा टी, इसको डी एक्स बाई डी टी बोल देंगे और डी टी उधर भेज देंगे, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। तो ये एक्स टी इक्वल टू 0 पे पोजीशन 0 था, टी टाइम पे पोजीशन एक्स था, तो ये एक्स इक्वल टू हो गया ई बाई बी साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, 0 से टी टाइम। तो ये हो गया एक्स इक्वल टू ई बाई बी, माइनस हटा दीजिएगा तो लिमिट उल्टा हो जाता है, 0 पर चला जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा, और ये ओमेगा इधर आ गया, 1 माइनस कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। तो ये एक्स का वैल्यू चला है ना, साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, ओमेगा इधर चला आया, माइनस उल्टा कर दिए, 0 पर टी नीचे, तो 0 रखेंगे तो 1, टी रखे तो यही चीज। इस तरह से एक्स भी निकल गया, तो फाइनली एक्स निकल गया, एक्स इक्वल टू आ गया ई बाई बी ओमेगा इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा, 1 माइनस कॉस ओमेगा। तो ये सारा इक्वेशन सॉल्व हो गया। तो साइक्लोइडल मोशन में फाइनली आप देखें, तो साइक्लोइडल मोशन का लिस्ट बना दें, क्या क्या काम किया साइक्लोइडल मोशन में, क्या क्या पॉइंट था कि भाई एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी शुरू में 0 है, इनिशियल वेलोसिटी है, वाई का 0 है, जेड का 0 है, और ई परपेंडिकुलर टू बी है, ई था हमारा आई कैप की तरफ और बी था जे कैप की तरफ। तो पाथ जो है, चार्ज क्यू था, मास एम था, तो पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल साइक्लोइडल, ये पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस किए थे, पार्टिकल इज साइक्लोइडल। और कौन सा प्लेन में हो जाएगा, इन एक्सजेड प्लेन। तो अब आपको इसमें से
एक्स निकाले तो एक्स का वैल्यू आया ई बाई बी ओमेगा इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। वाई की तरफ मोशन होगा नहीं तो वाई 0 हो जाएगा, और जेड वाला ये निकला था यहाँ पे जेड ई बाई बी, ओमेगा भी कॉमन ले लिए थे, ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी, ऐसा लिख सकते हैं। एक्स वाई जेड ये पोजीशन दे देगा टी टाइम। वेलोसिटी लिखना है, एक्स डायरेक्शन वाला वेलोसिटी हम लोग का आया ई बाई बी साइन ओमेगा टी, इसको डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हैं। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी हो नहीं रहा था क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रहा। जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गया था ई बाई बी 1 माइनस कॉस ओमेगा। जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गया 1 माइनस कॉस ओमेगा। एक्स वाई जेड डायरेक्शन का वेलोसिटी हो गया। एक्सेलरेशन जो है एक्स डायरेक्शन का निकालना है, तो इसमें वीजेड का वैल्यू डाल दीजिए। ये वीजेड का वैल्यू अगर डाल देंगे यहाँ पे, एक्सेलरेशन हो जाएगा क्यू बाई एम ई माइनस, अब वीजेड का वैल्यू डाल देंगे ई बाई बी तो बी बी कट जाएगा, है ना। वीजेड का वैल्यू डालेंगे ई बाई बी तो बी बी कट जाएगा, ई बचेगा इनटू ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ओमेगा टी बचेगा। अब ये माइनस ई प्लस ई कॉस ओमेगा टी, ई कट जाएगा, ये बच गया क्यू ई बाई एम और कॉस ओमेगा टी। तो एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं क्यू ई बाई एम कॉस ओमेगा टी, और वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं। जेड डायरेक्शन का एक्सेलरेशन लिखना है, इसमें वी एक्स डाल दीजिए, वी एक्स निकला हुआ है वो, ई बाई बी डाल देंगे, बी बी कट जाएगा तो ये बचेगा जेड डायरेक्शन का एक्सेलरेशन क्यू ई बाई एम साइन ओमेगा टी, ये बच गया क्यू ई बाई एम साइन ओमेगा टी। इस तरह से सारा चीज निकल गया। फोर्स एट टाइम टी, किसी टाइम पे टोटल फोर्स कितना हुआ था, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई, मैग्नेटिक फोर्स क्यू, वी एक्स आई कैप प्लस वी जेड के कैप क्रॉस बी, ये था फोर्स टी टाइम। तो इतना सारा चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट एक जगह लिख दिए, पूरा साइक्लोइडल मोशन है। फोटो यहाँ बना देते हैं, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको जेड बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं। इधर हम लोग दिए थे मैग्नेटिक फील्ड और इधर दिए थे इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज क्यू था, मास एम था, वेलोसिटी यू वाला सब 0 था, इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी नहीं था। तो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ साइक्लोइडल मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये एक जगह सब लिख दिए, वेलोसिटी एक्सेलरेशन पोजीशन कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन। ये सारे पॉइंट्स एक जगह आपको साइक्लोइडल मोशन का सम अप किया हुआ है, सॉल्व करके लिखा हुआ है, इसको नोट करके ओके लिखिए। इन दोनों का इक्वेशन को बोलते हैं इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ साइक्लोइडल पाथ। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है साइक्लोइडल पाथ का। दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ साइक्लोइडल पाथ। तो चार्ज पार्टिकल का मोशन का इतना ही कहानी है। मैग्नेटिक फील्ड में तो आप देख ही लिए थे, स्ट्रेट लाइन हो सकता था, हेलिक्स विद कांस्टेंट पिच हो सकता था, सर्कुलर पाथ हो सकता था, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंबाइन किए तो स्ट्रेट लाइन पाथ हो सकता है, और हेलिक्स विद इंक्रीजिंग पिच हो सकता है, साइक्लॉइड हो सकता है। हेलिक्स विद इंक्रीजिंग पिच और साइक्लॉइड हो सकता है। कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का मोशन ये होगा। तो 6 तरह का आपने देखा चार्ज पार्टिकल का मोशन। अब जरा देख लीजिए, फोर्स ऑन करंट करिंग वायर, करंट करिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड, वायर इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अब मान लीजिए किसी तरह का मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें करंट करिंग वायर रख दे, कोई भी किसी भी तरह का तार है, इसको बैटरी से जोड़ के इसमें करंट फ्लो करवा दिए आप, इसको मैग्नेटिक फील्ड बी में रख देते हैं, तो करंट ऐसे जा रहा है, मान लीजिए आई,
ये छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे काट लेते हैं, इसमें करंट आ ही जा रहा है, इसके लेंथ को डीएल बोलते हैं। छोटे से टुकड़े को काट लिए, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा बोल रहे हैं, इसको करंट एलिमेंट बोलते हैं आइडियल को। आइडियल क्या कहलाता है? करंट एलिमेंट वेक्टर, ये कहलाता है करंट एलिमेंट। अब मैग्नेटिक फील्ड, ये बी कहलाया मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। और आइडियल और बी के बीच का जो एंगल है उसको वेक्टर एंगल बोलते हैं, डीएल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में। आइडियल के बीच में जो एंगल है ये थीटा, इसको बोलते हैं वेक्टर एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, बिटवीन करंट एलिमेंट एंड मैग्नेटिक। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का को शॉर्टकट में मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स acting on, magnetic force on current element is, current element in magnetic field is, in magnetic field is, ये df इक्वल df प्रोपोर्शनल टू होता है आइडियल, करंट एलिमेंट के प्रोपोर्शन होगा, मतलब जितना बड़ा टुकड़ा होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। करंट का जब मात्रा ज्यादा है, करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, लेंथ ज्यादा है तार का तो ज्यादा फोर्स लगेगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड के ताकत पे डिपेंड करेगा, बी का कितना वैल्यू है, तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है तो ज्यादा फोर्स लगेगा। और दोनों के बीच के एंगल के साइन पे डिपेंड करता है। इस दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स, तीनों को कंबाइन कर दें, ये प्रोपोर्शनल तो हो गया आइडियल बी साइन थीटा, आइडियल बी साइन थीटा। तो इस मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट म्यू नॉट बाय 4 पाई, या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 ले लीजिए, आइडियल क्रॉस बी लिख देते हैं सीधा से, म्यू नॉट बाय 4 पाई नहीं होता, आइडियल क्रॉस बी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज टेकन एज 1। इसको चार्ज वाले फॉर्मूला से आप डिफाइन कर सकते हैं। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज, करंट करिंग वायर पे फोर्स है, मैग्नेट मैग्नेट के बीच में फोर्स लगता है तब म्यू नॉट बाय 4 पाई लिखते हैं, आइडियल क्रॉस बी होगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज टेकन एज यूनिटी, यूनिटी। तो फोर्स का डायरेक्शन भी इससे निकाल सकते हैं, ये दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा फोर्स। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स is given by right hand thumb rule, is given by right hand thumb rule, right hand thumb rule, right hand thumb rule। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लिखिएगा तो ये खाली होगा आइडियल बी साइन, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 होगा, और डायरेक्शन के लिए एक क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स डॉट डीएल करेंगे तो, मैग्नेटिक फोर्स डॉट डीएल करेंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब लेंथ के परपेंडिकुलर दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0। मैग्नेटिक फोर्स डॉट मैग्नेटिक फील्ड करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा फोर्स। तो ये थ्योरी है फोर्स एक्टिंग ऑन करंट करेंगे कर जाते हैं। अब इसका कंप्लीट डेरिवेशन करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, पहले इसको लिख लीजिए फिर दिखाते हैं। मैग्नेटिक फोर्स, तो मान लीजिए कि अगर आप एक्स डायरेक्शन में करंट लेते हैं, एक स्ट्रेट वायर ले लें हम लोग सिंपलिसिटी के लिए बोले, तो मान लीजिए कि इस तरह का एक स्ट्रेट वायर ले लिए, स्ट्रेट वायर को यहाँ रख देते हैं, अगर हम लोग स्ट्रेट वायर को इधर की तरफ रख दिए, है ना, लेंथ यही हो गया एल, करंट ऐसे जा रहा है आई,
और मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग ले लेते हैं इसमें डीएल क्रॉस बी लीजिएगा तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ले लेंगे, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ले लें इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए इधर ले लिए, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है ऐसे दिया हुआ है, परपेंडिकुलर हो गया इसके, ये वाला लेंथ एक्स एक्सिस वाला है, ये वाई एक्सिस वाला, दोनों 90 डिग्री पे। तो डीएल क्रॉस बी करेंगे आप तो फोर्स ऊपर आ जाए, तो इस डायरेक्शन में फोर्स आ जाए, फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाए, मैग्नेटिक फोर्स इस पे जो लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ऐसे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ऐसे। ये आई एल क्रॉस बी कर लीजिए, एल है एक्स एक्सिस की तरफ, अब बी है अंदर को वाई एक्सिस ले लिए और इधर को हम लोग जेड एक्सिस ले लिया, जेड एक्सिस ले लिया, तो एल इधर था, एल क्रॉस वाई की तरफ कीजिए, जेड की तरफ डायरेक्शन आ जाए, तो जमीन पे तार रख दिए और इधर सीधा की तरफ करंट फ्लो कर रहा है एक्स एक्सिस की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड हर जगह है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है हर जगह, मैग्नेटिक फील्ड बी इस लेंथ के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स जो है इसके सेंटर पे दिखाते हैं ऊपर की तरफ, तो आई एल बी साइन थीटा, इस केस में मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होगा क्योंकि थीटा 90 डिग्री हो गया, एल और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा आई एल बी, आई एल बी बल बराबर बिल बोलते हैं इसको, है ना, या आई लव ब्रदर बोलते हैं, इतना न्यूटन फोर्स लगेगा, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स कितना लग सकता है, आई एल बी, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स कितना लग सकता है, आई एल बी, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, आई एल बी, बी है वाई एक्सिस की तरफ और ये एक्स एक्सिस की तरफ लेंथ है, तो फोर्स लगेगा आई एल बी, फोर्स लगेगा आई एल बी, दिस इज द फोर्स। इसको हम लोग ऐसे भी प्रूव करते हैं, इसका प्रूफ अगर 12th क्लास में पूछ दिया, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ले लीजिए बी, तार ऐसे ले लीजिए एक वाई, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए ले लीजिए, लेंथ एल ले लीजिए, अब मैग्नेटिक फोर्स बी है, अब इसको बैटरी से जोड़ देंगे तो करंट जाने लगेगा इसमें, तो ऐसे करंट जा रहा है, एंट्री कर रहा है आई और ऐसे करंट निकल रहा है, अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है पूरा, तो ये इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है, बैटरी से जोड़े हैं, ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, तो यहाँ हाई पोटेंशियल हो जाएगा, यहाँ लो पोटेंशियल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में ऐसा हो जाएगा, इस इलेक्ट्रिक फोर्स के फील्ड के चलते फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन पे अंदर की तरफ, इसके चलते इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर हो जाता है, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग जानते थे इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट से, आई बाय नाई होता है, करंट बाई, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ए बोल रहे हैं, तो आई बाय नाई, एन किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एन को बोलते हैं, वीडी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन के इधर होता है, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है, वन इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फोर्स निकालेंगे, तो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू होगा, चार्ज हो गया माइनस ई वीडी क्रॉस बी, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स लगेगा, इस पूरे वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन जितना है इस कंडक्टर में, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें, वो देखिए, तो यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं, इसका वॉल्यूम ए इंटू एल, एल हो गया लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इसका वॉल्यूम एल है, यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन एन एल हो गया, तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग गया, तो फोर्स ऑन
ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पे फोर्स मतलब कंडक्टर पे फोर्स। कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर हो जाएगा तब Fm इक्वल टू NaL से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल इलेक्ट्रॉन, NaL इंटू माइनस E, और Vd देखिए किधर की तरफ है, इधर एक्स एक्सिस बोलते हैं तो आई कैप बोलते हैं, इधर की तरफ आई कैप बोलते हैं यूनिट वेक्टर, और ये उल्टा है तो माइनस आई कैप की तरफ है, और बी अंदर है, ये के कैप की तरफ है बी वेक्टर। तो Vd को हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं, यहाँ पे Vd को तोड़ के लिख सकते हैं Vd इंटू माइनस आई कैप अक्रॉस बी। अब वो माइनस इधर लाके इसको प्लस कर देते हैं। अब Vd ये वैल्यू हो गया और डायरेक्शन हो, ये स्पीड हो गया, डायरेक्शन हो गया माइनस आई कैप की तरफ मतलब वेलोसिटी। तो Vd को उधर ले जाते हैं, E को इधर ले जाते हैं, या L को इधर ले आते हैं और Vd को उधर ले जाते हैं। तो ये हम लोग लिख सकते हैं NaEVd, और L के साथ आई कैप हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। L आई कैप मतलब जिधर करंट जा रहा है उधर की तरफ L का डायरेक्शन लेते हैं, करंट के डायरेक्शन में L का डायरेक्शन, इसको L वेक्टर बोल देंगे। और NaEVd को क्या बोल देंगे? आई। यहां से देखिए NaEVd को आई बोल देंगे, ये हो जाएगा आई L क्रॉस बी। तो स्कूल के एग्जाम के लिए ऐसे प्रूव करना होगा, बोर्ड एग्जाम के लिए आई L क्रॉस बी इस तरह से प्रूव कर देंगे। तो फोर्स कितना लगा? आई L क्रॉस बी स्कूल के एग्जाम के लिए, है ना। पहले डायरेक्ट लिख दिए थे ताकि आपको याद हो जाए, अब उसका प्रूफ दिखाए कैसे ऐसे होता है। इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ड्यू टू वेलोसिटी से मूव करता है, मतलब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो उसमें फोर्स लगेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू इतना होगा। उसी चार्ज के फ्लो के चलते करंट हो जाता है, NaEVd को करंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट हो गया NaEVd, तो आई L क्रॉस बी। समझ पाया? ट्वेल्थ क्लास के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए ये जरूरी है लिख देना, बोर्ड एग्जाम के लिए ये डेरिवेशन हो गया NaEVd। इसका मतलब फाइनली करंट करेंगे कंडक्टर पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो लगेगा आई L क्रॉस बी जनरल। कैसा भी कंडक्टर हो, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे भी हो सकता है। तो फाइनली हम लोगों ने देखा मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट करेंग कंडक्टर। करंट करेंग कंडक्टर कहाँ पे रखा हुआ है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, या कोई वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में भी हो सकता है। इन मैग्नेटिक फील्ड इज DF, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, छोटा टुकड़ा ले लेंगे, यूनिफॉर्म है तब तो पूरा लेंथ ले लेते हैं, और अगर बी वेरिएबल है तो छोटा लेंथ लेकर के बोलते हैं कि उतने लेंथ में बी कांस्टेंट, ऐसा हो गया। डायरेक्शन DL क्रॉस बी से निकल जाएगा। इफ मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म होगा तब क्या होगा? अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तब आप इंटीग्रेशन कीजिएगा इसका, ये स्पेशल केस ध्यान से देखिएगा। मान लिया मैग्नेटिक फील्ड हर जगह सेम है, तब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम लोग, मैग्नेटिक फोर्स छोटा छोटा टुकड़ा पे जोड़ देंगे, आई DL क्रॉस बी हो जाए। अब ये वेक्टर का इंटीग्रेशन है, ए से बी तक अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं आप, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, जैसे ये देखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखा दिया फोटो में, बराबर बराबर दूरी पे। कंडक्टर टेढ़ा मेढ़ा भी है, गौर से देखिए इस थ्योरी को, कंडक्टर टेढ़ा मेढ़ा भी है अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। कंडक्टर मान लीजिए आपका ऐसा है, इस तरह का कंडक्टर में करंट जा रहा है, मान लीजिए कंडक्टर ऐसा है, इसमें करंट जा रहा है IA से, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है,
और कंडक्टर कोई जरूरी नहीं कि स्ट्रेट रहे, कैसा भी हो सकता है। यही पॉइंट ए है और यही पॉइंट बी है, ठीक है। तो देखिए ये वेक्टर के इंटीग्रेशन में जैसे इंटीग्रेशन करते हैं कांस्टेंट बाहर चला आता है, उसी तरह से वेक्टर के इंटीग्रेशन में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होगा तो वो बाहर चला है। ये पूरे का इंटीग्रेशन हमको करना है, ए से बी तक तार है, तो हम लोगों को बी वेक्टर देखना पड़ेगा कांस्टेंट है कि नहीं है। तो वो तो लिखा हुआ यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट है, ना मैग्नीट्यूड बदल रहा है ना डायरेक्शन बदल रहा है। मान लिया 10 टेस्ला हमेशा अंदर ही है, तो ये हो जाएगा आई इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर ए टू बी तक इंटीग्रेट करेंगे अक्रॉस बी, बाहर चला जाएगा क्योंकि बी कांस्टेंट वेक्टर है, ना मैग्नीट्यूड बदल रहा है ना डायरेक्शन बदल रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो वो इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। तो ये डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा। जैसे देखिए ये सर्किल है, इसका रेडियस आर है, इसमें छोटा टुकड़ा लेंथ काटे आप, आर्क लेंथ, उसको डीएल बोलते हैं। इसका पूरा इंटीग्रेशन करेंगे, ये डिस्टेंस मिलेगा 2 पाई आर। लेकिन डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन करेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट मिलेगा 0। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0। तो डीएल वेक्टर मतलब वेक्टर वेक्टर को जोड़ना है तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। और सिर्फ डीएल डीएल को जोड़ना है लेंथ लेंथ को, तो 2 पाई आर सर्कम्फ्रेंस हो जाएगा। ये वेक्टर है, वेक्टर ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ऐसे मिला देंगे स्ट्रेट लाइन से, तो ये बन जाएगा आई इंटू ये लेंथ अगर एल आ गया, अगर मिला दिए ऐसे तिरछे तिरछी स्ट्रेट लाइन से, ये लेंथ अगर एल आ गया तो इसको एल वेक्टर बोल देंगे क्रॉस बी। मतलब ये थ्योरी कह रहा है आपसे अगर बी कांस्टेंट है, उसमें टेढ़ा भी कंडक्टर रखा हुआ है तो उसको सीधा बना लेना है, स्ट्रेट कर लेना, डिस्प्लेसमेंट बना लेना। जहां से करंट घुस रहा है वो टेल हो गया वेक्टर का, जहां खत्म हो रहा है वहां हेड हो गया। ए से बी तक मिला दीजिए। समझिए टेढ़ा वायर नहीं है, सीधा वायर दिया हुआ है, और इस सीधा वायर पे आप फोर्स निकाल दीजिए। अब इस फोटो में एल और बी परपेंडिकुलर है, बी अंदर है और एल बोर्ड पे है, बी अंदर है एल बोर्ड पे है, ये परपेंडिकुलर हो गया तो आई एल बी हो जाएगा फॉर्मूला सीधा सीधा। ये लेंथ हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एल इक्वल टू ए बी वेक्टर हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। टेढ़ा वाला तार को सीधा बना के फोर्स निकाल लें। इस कंसेप्ट को जो स्टूडेंट समझ गया वो सारे क्वेश्चन को फटाफट बनाएगा। तो टेढ़े वाले वायर को क्या बना लेंगे, डिस्प्लेसमेंट बना लेंगे और तब फोर्स निकाल लेंगे। थ्योरी से समझ में आया होगा। अगर ये तभी होगा जब बी कांस्टेंट हो, बी वेरिएबल है तब इसी तरह से छोटा छोटा टुकड़ा लेके इंटीग्रेट करेंगे, और बी कांस्टेंट है अगर तब इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो डीएल बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मतलब टेढ़ा वाला तार को सीधा तार बना देना है। अब इसमें फोर्स कैसा होगा, एल ऐसा है, अब बी अंदर है, एल क्रॉस बी करेंगे हम लोग तो फोर्स ऊपर आ जाएगा इधर की तरफ, इसके परपेंडिकुलर फोर्स आ जाएगा। नहीं बी अंदर है ना, अंदर है बी, एल तिरछा था ऐसे, इधर आएगा फोर्स, इस साइड में फोर्स आ जाएगा, इसके सेंटर पे दिखा देंगे फोर्स ऐसे। इस फोटो में मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लगेगा, बी एल और फोर्स तीनों परपेंडिकुलर हो जाएगा, आई एल बी हो जाएगा और तीनों परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये सेंटर पे फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में सारा फोर्स आ जाएगा, नेट फोर्स सेंटर पे दिखा देते। समझ पाया तो यस बोलो, तो हम तो बोलते ही चले जाएंगे। अब इस पे क्वेश्चन कर सकते हो, अब इस पे क्वेश्चन कर सकते हो, अब इस पे क्वेश्चन कर सकते हो। देखो मान लो कि इस तरह का क्वेश्चन तुमको दे दिया कि मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ यूनिफॉर्म, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है, पूरे बोर्ड पे मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। मान लो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, बी इसका वैल्यू है ना, ये यूनिफॉर्म है, दिया हुआ है, बराबर बराबर दूरी पे दिखाता है तो यूनिफॉर्म। पहला क्वेश्चन दे देते हैं कि भाई इसमें एक तार रखा हुआ है
जो इस तरह का वेव टाइप का है, और ये तार का लेंथ जो है स्ट्रेट लाइन लेंथ यहां से यहां तक लैम्डा दिया हुआ, तार में करंट आई जा रहा है, इस पे मैग्नेटिक फोर्स निकालना। दूसरा क्वेश्चन है, ये तार पूरा सर्किल है, अब इसमें करंट ऐसे जा रहा है, इसका रेडियस आर है, इसमें मैग्नेटिक फोर्स निकालना। तीसरा क्वेश्चन है कि अमीबा टाइप का तार है, इसमें करंट जा रहा है, कैसे भी ऐसे जा रहा है, इसमें फोर्स निकालना। चौथा क्वेश्चन है, सेमी सर्कुलर वायर है, इसका रेडियस आर है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, इस पे फोर्स निकालना है। पांचवा क्वेश्चन है, इसी मैग्नेटिक फील्ड में सब रखा हुआ। पांचवा क्वेश्चन है, एक सीधा तार है, फिर सेमी सर्कुलर वायर है, और फिर सीधा वायर है। इस वाले वायर का लेंथ ए है, इसका रेडियस आर है, करंट ऐसे जा रहा है, और इसका लेंथ जो है बी है। इस वायर पे फोर्स निकालना है। तो assuming uniform magnetic field, assuming uniform magnetic field, find the force, find the magnetic force on each current carrying conductor, current carrying conductors shown below. यही क्वेश्चन है, तो कैसे बनाएंगे? एक क्वेश्चन और दे देते हैं, इस तरह का दिल बना देते हैं, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, फोर्स निकालना। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म के लिए हम क्या बोल रहे थे, तेरे वाले तार को सीधा बना लो, तो यहां से यहां तक मिला दिया, इसका लेंथ हो जाएगा लैम्डा। तो करंट इसी में दिखा दिए, तेरे वाले तार को हटा दीजिए अब, और एक सीधा वायर इसको बना दीजिए ऐसे, और ऐसे करंट हो गया आई, लैम्डा हो गया इसका वेव मतलब लेंथ। आई इधर है, बी अंदर है, तो फोर्स लगेगा ऊपर। आई लेफ्ट, आई राइट जा रहा है, उसकी तरफ चारों उंगलियां। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, उसकी तरफ अंगूठा, थप्पड़ की तरफ फोर्स, ये फोर्स लगेगा इधर की तरफ। राइट हैंड से भी निकाल सकते हैं, आई इधर है, बी अंदर है, तो दाहिना हाथ से आई की तरफ डीएल लेते हैं, डीएल क्रॉस बी, फोर्स ऊपर आ गया। लेफ्ट हैंड से जल्दी निकलेगा, करंट की तरफ चारों उंगलियां, जिधर करंट जा रहा है आईडीएल की तरफ चारों उंगलियां, और अंगूठा कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, लेफ्ट हैंड का अंगूठा कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, थप्पड़ की तरफ फोर्स लगेगा। ये लेफ्ट हैंड लिखे हैं, लेफ्ट हैंड थंब रूल से जब 90 डिग्री रहे तो इससे निकाल लीजिए, इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड स्लैप रूल, लेफ्ट हैंड स्लैप रूल। थप्पड़ जिधर लगेगा उसको स्लैप बोलते हैं, उधर की तरफ फोर्स हो जाएगा। दूसरा इसमें देखिए आप, अब इसमें तो पूरा जो है डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इसका, डीएल वेक्टर का इसमें इंटीग्रेशन करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, जीरो हो जाए। तो डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो हो जाता है, तो इसमें फोर्स जीरो हो जाए। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो फोर्स जीरो हो जाए। आईडीएल क्रॉस बी लिखते हैं तो फोर्स जीरो न्यूटन हो गया। यहाँ पे अमीबा है, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो फोर्स जीरो हो जाए, फोर्स जीरो हो जाए, फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया इसलिए। यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 2r हो जाए। इसको आप बना सकते हैं ऐसा फोटो, ये r और इधर r मिला के 2r हो गया। करंट ऐसे दिखा देते हैं, फोर्स इधर की तरफ लगेगा, आई इधर है, बी अंदर है, फोर्स ऊपर लगेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स हो गया आई इंटू एल, एल हो गया 2r के बराबर इंटू बी। डायरेक्ट लिख दिए आई 2r इंटू बी। इसमें फोर्स बोलिए 3 तरह का वायर है, इस वाले पे फोर्स इधर लगेगा, करंट इधर जा रहा है, बी अंदर है, फोर्स ऊपर, तो यहाँ पे फोर्स हो गया आई इंटू डिस्प्लेसमेंट यहाँ से तक ए है इंटू बी, ये हो गया F1। अब ये वाला सर्किल को फिर सीधा बना लिया इसी तरीके का, इसमें फोर्स इधर लगेगा कितना, F2 इक्वल टू
आई इंटू लेंथ हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट 2r इंटू बी, इसमें भी करंट इधर जा रहा है, इसमें फोर्स इधर लगेगा F3, ये हो गया आई इंटू लेंथ इसका बी है इंटू कैपिटल बी, तीनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो नेट फोर्स इसमें हो जाएगा एक ही डायरेक्शन में, इसलिए जोड़ देंगे F1 प्लस F2 प्लस F3, नेट फोर्स हो गया आई ए बी प्लस आई इंटू 2r इंटू बी प्लस आई बी बी, तो आई इंटू कैपिटल बी कॉमन हो जाएगा, ए प्लस 2r, मतलब सबको सीधा कर दिए तार को, अब फोर्स निकाल दिए, वही आंसर हो गया, ये आंसर है। इस पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, इसका भी डिस्प्लेसमेंट जीरो है और नेट फोर्स मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा, आई एल इंटू बी लगाइएगा जीरो हो जाएगा। समझ में आया सारा सवाल? 6 क्वेश्चन कराया, 6 समझ में आया? मैग्नेटिक फोर्स यस, ये तभी है जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ये तभी है जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ये तभी है जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए कि एक इमेजिनरी मैग्नेटिक फील्ड है जो प्लेन में है रेडियली आउटवर्ड, मतलब इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड, ये एक रिंग है, ये जो रिंग हाथ में पहने हैं यही वाला रिंग है, और सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड सब निकल रहा है ऐसे बाहर, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है, इमेजिनरी मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए ऐसा है रेडियली आउटवर्ड, और इस तरह का दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, तो डायरेक्शन अलग हो गया, ये कांस्टेंट नहीं हुआ, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड हो गया, बी अलग, और एक रिंग है मेटल का इस तरह के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। इस मैग्नेटिक फील्ड में खासियत ये है कि इसका वैल्यू यहाँ पे हर जगह सेम है, लेकिन डायरेक्शन आप आंखों से देख रहे हैं अलग अलग है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेम है, तो ओवरऑल ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड हो गया, डायरेक्शन अलग होने से वेरिएबल हो गया, लेकिन वैल्यू सेम है, करंट इसमें आई जा रहा है ऐसे, तो इस तार पे कितना फोर्स लगेगा वो बताना है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तब कैसे फोर्स निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड इज बी नॉट, magnitude of magnetic field is B naught at the circumference, magnetic field is B naught Tesla at the circumference of metal ring, circumference of metal ring, but direction is radially outward, direction is radially outward, फोटो में दिखाया भी गया, direction is radially outward, direction is radially outward। अब क्वेश्चन कह रहा है find the magnetic force on the ring, magnetic force on the ring, on the ring, magnetic force on the ring, magnetic force on the ring carrying current I, carrying current I and radius R, and of radius R, इसका रेडियस R दे। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, तो ये तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड हो गया, डायरेक्शन बदल रहा है, तो हम लोग इसको छोटे छोटे टुकड़े में बांटेंगे पहले, तो करंट ऐसे दिखाएं हम, तो उधर से घूम के करंट ऐसे आएगा, तो यहाँ पे छोटा टुकड़ा एक काट लेते हैं डीएल, करंट के डायरेक्शन में एल का लेंथ रहेगा, एक छोटा टुकड़ा काट लेते हैं, तो क्या किया सॉल्यूशन के लिए हम लोग, let us consider a current element ideal, let us consider a current element ideal vector, ऐसा ले, करंट एलिमेंट आइडियल ले,
तो फोर्स जो होगा मैग्नेटिक फोर्स अभी छोटे से लेंथ में बी को बोलेंगे कांस्टेंट है, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन इट छोटे टुकड़े पे DFM लिखेंगे इक्वल टू I इंटू DL क्रॉस बी लिखना हो, क्रॉस बी लिखना। अब बी नॉट का डायरेक्शन इधर है, इधर की तरफ यूनिट वेक्टर को ER कैप बोल देते, या UR यूनिट वेक्टर को UR कैप बोल देते, रेडियस की तरफ, रेडियस की तरफ के यूनिट वेक्टर को UR कैप बोल देते। तो इसको DL और B परपेंडिकुलर हो गया, टेंजेंट है और ये रेडियस है, परपेंडिकुलर हो गया है ना। तो इस दोनों से आप क्रॉस प्रोडक्ट करके देखिए किधर आएगा, DL इधर है, B इधर है, तो दाहिना हाथ रख दिए DL पे, अब B की तरफ मोड़ दिए तो बाहर आएगा आपकी तरफ, यहाँ से बोर्ड से आपकी तरफ आएगा, जैसे वहां से गोली मार रहा है मोबाइल में घुस रहा है। ये DL और B है, तो DL क्रॉस B करेंगे, ये बोर्ड के परपेंडिकुलर आ जाएगा, मतलब रिंग पे इधर ऊपर की तरफ फोर्स लगने लगे। इसका मैग्नीट्यूड हम लोग खोल दें अगर, तो I DL B नॉट इंटू साइन 90 हो गया ऐसा। अब टोटल फोर्स निकालेंगे तो वैल्यू मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है बी नॉट का हर जगह, ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी नॉट है, वो वेक्टर था, ये मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड वाला टर्म बाहर हो जाएगा, पूरे सर्किल में इंटीग्रेशन करना है, तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा। अब पूरा DL 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 जोड़िएगा, DL का लेंथ है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, लेंथ है, तो ये 2 पाई r हो जाएगा सरकमफेरेंस। DL का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 पाई r आ जाएगा, और DL वेक्टर का इंटीग्रेशन करते डिस्प्लेसमेंट तो ये 0 हो जाएगा। ये DL का सिर्फ इंटीग्रेशन है तो I इंटू 2 पाई r इंटू बी हो जाएगा। और डायरेक्शन हाथ से निकाल लिए थे कि वो ऐसे लगेगा फोर्स, ऐसे आपकी तरफ ऐसे फोर्स लगे, ऐसे फोर्स परपेंडिकुलर, मतलब इस रिंग को हम ऐसे बना दें, अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रेडियली आउटवर्ड करते हैं, करंट ऐसे दिए थे, इसमें फोर्स ऐसे लगेगा, हर जगह फोर्स छोटे छोटे टुकड़े पे ऐसे लगेगा, हर जगह मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लगेगा, इधर बी नॉट है, इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो फोर्स ऐसे लगेगा, करंट ऐसे जा रहा है, तो रिंग को ऊपर की तरफ बाहर की तरफ खींचेगा, इसी को उलट दीजिए तो ऐसे फोर्स आ गया, सारा फोर्स इसमें परपेंडिकुलर होगा इस तरह से, इधर की तरफ फोर्स जो है मैग्नेटिक फोर्स इधर की, करंट आ ही जा रहा है ऐसे, मैग्नेटिक फोर्स ऐसे होगी, मैग्नेटिक फोर्स ऐसे होगी, मैग्नेटिक फोर्स ऐसे होगी। समझ में आया पिक्चर? उस पिक्चर को ऐसे दिखा दें तो फोर्स का डायरेक्शन हम दिखाए, देखिए कैसे लगा, बी के परपेंडिकुलर, समझ पा रहे हैं? इस तरह का फोर्स लगेगा। तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड छोटा लेंथ काट के निकाले, इसमें मैग्नीट्यूड सेम था इसलिए उसको इंटीग्रेशन से बात करें। समझ में आया मैग्नेटिक फोर्स का कहानी? यस। तो आप एक मूविंग चार्ज और मैग्नेटिक फोर्स, इन दोनों का क्वेश्चन अब आप बना सकते हैं मैक्सिमम 80% इस चैप्टर का। तो बुक नहीं है तो हम फोटो खींच के भेज देते हैं क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन को बना दिए 1 नंबर से लेके 60 नंबर तक, जो दिक्कत है उसको पूछिए। क्वेश्चन नंबर 1 से 60 तक बना लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। सारा क्वेश्चन आप बना के आइए, रिवीजन कर लीजिए, अब नहीं कीजिएगा तो कब कीजिएगा? सो ट्राई टू डिवाइड इट, नहीं रहते।